हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कुछ वीडियो द्वारा पढ़ाई की। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 और यूपी बोर्ड में सेकेंड बुक आ गई होगी, यानी फर्स्ट चैप्टर होगा इंटीग्रल्स। तो आज हम लोग क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर्स इंटीग्रल्स की पढ़ाई करेंगे। तो इंटीग्रल क्या होता है, सबसे पहले इसका हम लोग व्याख्या करेंगे और समझेंगे। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है ये? डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब जैसे प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, वैसे डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन। ये सपोज करिए अगर डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है यानी dy बाई dx लिखा हुआ है 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 3x स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा? अगर बताना है तो किसका होगा? एक्स क्यूब का होगा। यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब को हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और यदि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलना चाहिए? एक्स क्यूब मिलना चाहिए। अब जो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब भी हो सकता है। एक्स क्यूब प्लस 5 का करेंगे तो भी 3x स्क्वायर आएगा। 15 कर दिया हमने तो भी 3x स्क्वायर आया। और ऐसे हम एक्स क्यूब के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जोड़ेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ही आता है। तो एक जनरल कांस्टेंट जोड़ दिया गया प्लस सी, तो 3x स्क्वायर बन गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx की जो वैल्यू आई वो एक्स क्यूब प्लस सी आई। अगर हम केवल एक्स क्यूब लिखेंगे तो ये कंप्लीट आंसर नहीं होगा। कंप्लीट आंसर होगा एक्स क्यूब प्लस सी। इसीलिए जो इंटीग्रल होता है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करता है। ये कर्व नहीं देता है, फैमिली ऑफ कर्व देता है एक्स क्यूब। हाँ, ये बात अलग है कि उसी के जैसा होगा, नेचर नहीं बदलेगा, लेकिन अलग अलग कर्व आएंगे। एक्स क्यूब प्लस सी की वैल्यू बदलती जाएगी, उस हिसाब से कर्व बदलते जाएंगे। अब इंटीग्रेशन जो है ये लिखने का सिंबल है, ऐसे बनाते हैं। ये वास्तव में होता है एस। एस जो है समीशन, समीशन का मतलब जानते हैं, जोड़ना होता है। तो इसी समीशन को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे पकड़कर थोड़ा सा खींच दें तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और कुछ इस रूप में हो जाएगा। यही रूप क्या है? इंटीग्रल है। तो ये सिंबल बनकर तैयार हुआ। ये एस से ही बना हुआ सिंबल है। थोड़ा सा एस जो है कह सकते हैं कि
क्या हो गया, स्लिम हो गया है, पतला हो गया। अब लिखते कैसे हैं, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे का मतलब होता है इंटीग्रल ऑफ एफ, एफ मतलब फंक्शन से है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें इस फंक्शन को जो हम कहेंगे एफ एक्स को, इंटीग्रेटेड है। एक्स क्या होता है, वेरिएबल है, और इंटीग्रेट को क्या कहते हैं, टू फाइंड इंटीग्रल। इसी में इंटीग्रेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल को कई नामों से हम जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसी से हम इसको और नाम से जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव्स। तो एंटी डेरिवेटिव्स जब भी कहा जाए तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। और इसी को दूसरे नाम से किसी राइटर ने प्रिमिटिव भी कहा है। तो इस तरीके से इसको हम इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव्स, प्रिमिटिव्स नामों से जान सकते हैं। सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, जो सी आता है इसी को हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन। एनी रियल नंबर्स ऑफ सी कंसीडर एज कांस्टेंट फंक्शन। जो सी है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और वही क्या है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ये फंक्शन होता है, इससे जो हमारा इंटीग्रल निकल कर आता है वो कैसा है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इस तरीके से इंटीग्रल जो होता है, टू टाइप्स हो गए, इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट भी होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग जो देखेंगे, अगर डेफिनिट है तो इंटीग्रल एफ डी एक्स ऐसे लिखा रहेगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन डिफिनिट है तो इनडिफिनिट में ये मिल गया। डिफिनिट है तो इसमें कोई ना कोई अपर और लोअर लिमिट लिखी होगी। जैसे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स था तो लोअर लिमिट हमने x1 लिख लिया और अपर लिमिट x2 लिख दिया। इस तरीके से जब आपको फंक्शन मिलेंगे, आपको ऐसे लिखा हुआ सिंबल मिले तो आप समझ जाइए कि वो डेफिनिट इंटीग्रल है। अब मेथड क्या है इसका, मेथड ऑफ इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन बाय जनरल मेथड समझ कर सकते हो। तो जनरल मेथड का मतलब हो गया कि सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फार्मूले में वैल्यू रखो, एक पर्टिकुलर वैल्यू उसकी मिलती चली जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि हमको डायरेक्ट फार्मूले पर वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन हम कुछ उसमें लेट करेंगे, मान लेंगे वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, जब उसको सॉल्व करेंगे तो फिर वो प्रीवियस मेथड में आ जाएगा, यानी फार्मूले में बन जाएगा और हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये एक अलग फंक्शन है। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका एक फार्मूला है या एक प्रोसेस है जिससे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, आंशिक भिन्न में इसका वियोजन करेंगे। इसको हम ब्रेक करेंगे और बनाएंगे आंशिक भिन्न। हम लोग फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग यहीं सीखेंगे उसको, लेकिन इसको ब्रेक करके फिर इसको बनाएंगे। तो जो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेथड है, इस टाइप्स को हमको जानना होगा। अगर हम इस टाइप्स को नहीं जान पाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी नहीं निकल पाएंगे। तो जब ये आएंगे तो हम बताते चलेंगे
कि ये कहाँ के क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे और फार्मूले के बाद फिर क्वेश्चन पर आएंगे। तो सभी फार्मूले इतना संभव नहीं है, कुछ फार्मूले हम देख रहे हैं। जैसे हमने कहा था कि ये रिवर्स डेरिवेटिव्स होता है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 है अपान n प्लस 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन है x पावर n का, यानी x पावर n का इंटीग्रेशन ये मिलना चाहिए। तो x पावर n का जो इंटीग्रेशन हुआ वो x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, और चूँकि ये इनडिफिनिट होता है तो प्लस सी एक कांस्टेंट आ गया। ऐसे कास एक्स का डेरिवेटिव जो होता था वो माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का हो गया माइनस कास एक्स। ऐसे इंटीग्रल कास एक्स का हो गया साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी, 1 अपान एक्स डी एक्स का लाग एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स डेरिवेटिव में था, इंटीग्रेशन में भी वही रहेगा क्योंकि इसमें रिवर्स प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा। ए पावर एक्स अपान लाग ई, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक एक्स का माइनस काट एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन का सेक एक्स प्लस सी, फिर कोसेक एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए तो कास इनवर्स हो जाएगा। ऐसे 1 प्लस इंटीग्रल डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यदि यहाँ माइनस हो जाएगा तो काट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और फिर ऐसे सेक का और टेन का, अगर इंटीग्रल 0 डी एक्स है तो इसका कांस्टेंट, क्योंकि इसका 0 का 0 0 प्लस सी सी आ जाएगा, और अगर 1 डी एक्स है तो एक्स प्लस सी आएगा। इस तरीके से कुछ फार्मूले हमने बेसिक फार्मूले इसके लिखे गए हैं। बाकी फार्मूले आप क्वेश्चन करते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और ये फार्मूले आपको याद भी करने हैं, तो इसको याद भी कर लेंगे। और आगे तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी में 7.1 एक्सरसाइज में मिलेगा, अदर्स बुक में 1A 1B हो सकता है या 7A 7B हो सकता है, जो भी 7A B से चालू हो सकता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया इंटीग्रल कास 2x ले लिया हमने। हम कास x का फार्मूला जानते थे, 2x आ गया तो हम सबसे पहले 2x को क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 2x dx इक्वल dt है, dx इक्वल dt/2 आ गया। तो और 2x के प्लेस पर t, dx के प्लेस पर dt/2, इस तरीके से सॉल्व किया तो आ गया हाफ साइन t प्लस सी, और हाफ साइन t के प्लेस पर 2x हो गया साइन 2x प्लस सी, और इस तरीके से आपका आंसर निकल आया। अब हम लोग देखेंगे अगर इसका डेरिवेटिव्स करते थे तो उसके साथ जो x के साथ एक्स्ट्रा वैल्यू होती थी वो मल्टीप्लाई में आती थी। तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या होता है, डिवीज़न होता है, इसलिए यहाँ जो 2x है वो डिवीज़न में आया। ऐसे इंटीग्रल 1/x dx है, तो इसका हम लोग जानते हैं log x होता है प्लस c होता है। c को हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका log c हो जाएगा, और log m प्लस n होता है log mn, इसलिए log cx हो जाएगा। तो ये आंसर जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा सूटेबल है। फिर हमने फंक्शन ले लिया 3x² प्लस 4x³ dx है। तो सबसे पहले जब प्लस माइनस के साथ वैल्यू होगी तो इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, इसके साथ इंटीग्रल अलग लगाएंगे, इसके साथ इंटीग्रल अलग लगा देंगे, और दोनों को पहले फार्मूले x पावर n से सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर रूट x dx है, तो हम लोग जानते हैं रूट को हम इस फार्म में लिखेंगे, और जैसे इस फार्म में लिखेंगे तो फिर ये ऐसे हो गया, इसी तरीके का हो गया, x पावर n से सॉल्व करेंगे और ये आंसर निकल कर आ गया। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिखा प्रूफ दैट इंटीग्रल dx इक्वल्स x वेयर x इक्वल 0।
तो इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स एक्स है, हमने इसका एल एच एस ले लिया डी एक्स, यहाँ हमने 1 मान सकते हैं और 1 को मैंने लिख दिया एक्स पावर 0, तो एक्स पावर एन से किया तो इसकी वैल्यू आ गई एक्स प्लस सी। अब हम जब एक्स इक्वल 0 लिखेंगे तब सी इक्वल क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और यहाँ हम 0 रखेंगे जैसे, तो इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 0, दैट इज इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स एक्स, और यही हमको प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और हम किए हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन है जो आप लोग करेंगे। जैसे इंटीग्रल x अपान a प्लस एक्स डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या किया, इसमें a ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर जैसा बना दिया। तो a प्लस एक्स अपान a प्लस एक्स को अलग किया, इसको अलग कर सेपरेट कर दिया दोनों को, फिर ये कैंसिल हो गया, 1 dx आ जाएगा और a। अब 1 dx का हम लोग जानते हैं x होता है, a ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 अपान एक्स, चूँकि x के साथ ये मल्टीप्लाई में तो है नहीं, a प्लस एक्स है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है 0 और dx आता है। तो अगर इसको हम लेट भी करेंगे तो ये 1 अपान एक्स ही जैसा बनेगा, 1 अपान एक्स का log x होता है, इसलिए आ जाएगा x माइनस a log बेस e हम ले सकते हैं a प्लस एक्स, ध्यान रहे प्लस सी, ध्यान रहे क्योंकि log जो है नेगेटिव नहीं होता है। तो जो मैंने यहाँ लिया था वैल्यू थोड़ा सा, अगर ये माइनस सी भी हम ले सकते थे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम ये नहीं ले सकते थे, जब सी कांस्टेंट प्लस होगा तभी हम लिख सकते हैं। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन या इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए। आई होप कि ये आपके लोगों के समझ में आया होगा, और देखें समझें, और यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई त्रुटि है तो या वीडियो में कुछ और किया जा सकता है तो आप कमेंट के द्वारा एडवाइस भी दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।